रहे हैं एविडेंस की। यहाँ हम बात कर रहे हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमो का मतलब होता है सिमिलर, so they are the organs which are having a similar in structure, so they are similar in structure while they are different in their function। अपने काम में अलग अलग है पर स्ट्रक्चर में सेम है, राइट। so they are found in the form of showing the adaptive radiation। adaptive radiation की वजह से they will form a common ancestor। अब उसका एंसेस्टर अगर हम बात करें तो कॉमन है, राइट। कहाँ से एग्जिबिट हुए हैं एंसेस्टर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। एंड इट विल गिव द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा इवोल्यूशन जिसमें एंसेस्टर कॉमन रहे और उसके जो भी प्रोजेनी है वो स्पीसीज में ग्रुप बने, डिफरेंट स्पीसीज मिले, राइट। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर 4 लिम्स का। किसके 4 लिम्स? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के। आप इसको समझते हैं तो एम्फीबियंस में मैंने फ्रॉग का यहाँ एग्जाम्पल रखा, रेप्टाइल में लिजार्ड है, बर्ड्स है और मैमल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी के 4 लिम्स की बात करते हैं। फ्रॉग के 4 लिम्स की बात करते हैं एम्फीबियंस में, तो दे विल हेल्प इन द राइज ऑफ द फ्रंट बॉडी पार्ट। आगे का बॉडी पार्ट फ्रंट में हाई करने के लिए हेल्प करते हैं। लिजार्ड में बात करें तो वॉकिंग एंड रनिंग में हेल्प करता है। बर्ड्स में विंग्स में वो कन्वर्ट हुआ है, फ्लाइंग में हेल्प करता है। मैमल्स की बात करें तो ग्रास्पिंग, वॉकिंग एंड रनिंग में हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पर फंक्शन जो है सभी के डिफरेंट है। एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड या मैमल ले लो, उसके 4 लिम्ब के फंक्शन आपको डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर जो है सिमिलर मिलेंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है। देखो सभी में फिंगर्स आपको देखने को मिलेगी, ह्यूमंस, वेल्स, डॉग्स एज वेल एज बैट। तो स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है। तो ये हो गया होमोलोगस ऑर्गन। इस तरीके से ध्यान से देखिए इसको भी, है ना। फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग, ग्रास्पिंग एंड सो ऑन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नंबर 2 करिए, एनालोगस ऑर्गन्स। नंबर 2 एनालोगस ऑर्गन्स। पहले हमने बात की होमोलोगस, अब हम बात करते हैं एनालोगस। होमोलोगस में क्या था, स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन अलग था। यहाँ उल्टा कर दो, वहां स्ट्रक्चर सेम था तो यहाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाएगा, वहां फंक्शन डिफरेंट था तो यहाँ फंक्शन सिमिलर रह जाएगा। तो एनालोगस मतलब डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। देखो बटरफ्लाई, बर्ड या बैट की विंग्स को आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट मिलेगा। यू विल फाइंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट, बट द फंक्शन इज सिमिलर, दैट इज फ्लाइंग। फंक्शन सिमिलर है ना, फ्लाई, उड़ना, राइट, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। सो ये इंक्लूड होता है एनालोगस ऑर्गन में। एंड इट विल शो व्हाट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वहां पर क्या था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ क्या दिखा रहा हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि भाई ये आपस में कोई तो कनेक्शन रख रहे हैं, आपस में इसमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है। देखो बेट विंग सॉरी बर्ड विंग्स एंड इंसेक्ट विंग, सभी की विंग्स है। अब इसके फंक्शन को देखोगे तो कॉमन है, फ्लाई होना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, एज वेल एज इसका भी सेपरेट है, ठीक है। अब यहाँ कंपैरिजन दिए होमो एंड एनालॉगी। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल जो फ्रंट आप दिख रहे हो, दैट इज द होमोलोगस, बैट विंग, माउस फोरलिन एंड ह्यूमन आर्म। अब यहाँ स्ट्रक्चर सेम है, राइट, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है। नीचे देखो स्ट्रक्चर अलग है, बैट विंग, बटर विंग एंड बर्ड विंग, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो ये हो गया होमोलॉगी एंड एनालॉगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ बिल्कुल, जैसे हम बात करेंगे, राइट, प्लांट की बात करते हैं, लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दे आर होमोलोगस, राइट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। बट एक्चुअली हम ये ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये देखो एक बार वापस दिखाता हूँ आपको ताकि आपको ज्यादा नेक्स्ट।
क्लियरेंस मिले। यहाँ पर देखिए ये था होमोलोगस, ये है होमोलोगस। ये उसकी डायग्राम देखे दो आपने, और ये आ गया एनालोगस। और ये कंपैरिजन है होमोलॉगी एंड एनालॉगी, होमोलोगस एज वेल एज एनालोगस। क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम। अब थर्ड बात करते हैं, हम थर्ड एग्जांपल की ओर जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। थर्ड क्या है? वेस्टिजियल्स ऑर्गन। अब यहाँ वेस्टिजियल्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो यूजलेस है पर बॉडी में प्रेजेंट है। सो दिस आर दी यूजलेस ऑर्गन्स फाउंड इन अ बॉडी। ठीक है, प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म। सेकेंड पॉइंट, मतलब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा उसका कुछ नहीं है, छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में, यूज नहीं है, यूजलेस है। बहुत सारे आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिली, राइट? यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, विंग्स ऑफ कीवी, लिम्स ऑफ स्नेक्स। कीवी की विंग्स यूजलेस है लेकिन उसके पास प्रेजेंट है। स्नेक के पास कुछ कुछ स्नेक्स में आपको लिम्स देखने को मिलेंगे, यूजलेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई के ऊपर एक निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोई भी रोल नहीं है उसका, बट ये प्रेजेंट होती है, राइट? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है मेन ह्यूमंस के, राइट, जो मेंशन किए एक ही डायग्राम में, जिसका यूज नहीं है बट दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड लिखा है मसल्स टू मूव ईयर्स, दोनों मसल्स जो ईयर को मूव करते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, हेयर ऑन बॉडी, राइट, मेन में बॉडी के ऊपर चेस्ट पे हेयर आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? मेल में मेमिया, राइट, दैट इज निपल्स, रिक्वायरमेंट नहीं है। सेगमेंटल मसल्स, एब्डोमेन के ऊपर डिवीजन, जैसे वो हम कहते हैं ना 6 पैक 8 पैक्स, वो डिवीजन होते हैं, तो ये जो डिवीजन है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेजेंट है। क्लोडल वर्टिब्रा यानी कि अपेंडिक्स की जो हम बात करें उस टाइप का एक पोर्शन है, स्मॉल टेल लाइक पोर्शन, राइट, रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको हम एक्चुअली अपेंडिक्स बोलते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। पिरामिडस मसल्स आगे की साइड पे होते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई के ऊपर एक निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर हल्की सी, दैट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। एंड पॉइंटेड केनाइन, केनाइन जो टीथ है पॉइंटेड, अभी उसका कोई इतना रोल नहीं है, बट हाँ थर्ड मोलर की बात करें हम तो वो भी। तो ये सारे क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड अ मैन बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गए टोटल 3। पहले में हमने क्या देखा? होमोलोगस ऑर्गन। सेकेंड में हमने देखा एनालोगस ऑर्गन। तीसरा हमने देखा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज फोर्थ, फॉसिल फ्यूल्स। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे अब फॉसिल्स एविडेंस। फॉसिल्स जो है उसके एविडेंस की हम बात करते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव लॉन्ग ईयर्स अगो। बहुत साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म कहीं मर गया, राइट, और वो धीरे धीरे सोइल में अंदर चला गया, सोइल ने उसको कवर कर लिया, तो कुछ सालों बाद उसके बोन्स मिलेंगे, राइट? तो ये जो बोन्स है ना, राइट, ये बोन्स जो है उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स दैट इज पैलेंटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनिंग लिखिएगा, अगर कोई साइंटिस्ट फॉसिल फ्यूल के बारे में स्टडी करता है तो उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स वी कैन नो देयर स्ट्रक्चर एंड टाइम पीरियड, यानी कि एज इन विच दे लिव। अगर फॉसिल फ्यूल फॉसिल्स जो है उसकी हम स्टडी करें तो हमें दो चीज पता चलती है, एक उसका स्ट्रक्चर क्या था ऑर्गेनिज्म का, सेकंड टाइम पीरियड पता चलता है, कौन से टाइम पीरियड में, आज से कितने साल पहले वो जिंदा था, जी रहा था। दो चीज कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर उसकी कुछ मेथड्स है। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स शो द इवोल्यूशन ऑफ सिंपलर फॉर्म्स इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। तो हमें यहाँ पर ये चीज पता चलती है,
सिंपल ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, एंड देयर एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसके इवोल्व होने की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें पता चलेगा। किससे? स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्टडी ऑफ fossils. This study of fossils show evolution of simpler forms into complex forms and their evolutionary relationship. ठीक है। Now, next, the age of fossils can be determined by radiocarbon dating. बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा एक फॉसिल की एज क्या है? So the age of fossils can be determined by radiocarbon dating. So now the question is, what is this method? दो अलग अलग मेथड आप पढ़ेंगे, एक आएगी रिलेटिव मेथड एंड सेकंड विल बी दी कार्बन डेटिंग। ठीक है। अब रिलेटिव मेथड की बात करें, हम रिलेटिव मेथड की अगर मैं आपसे बात करूं, so the fossils of complex and recent organisms are found closer to the surface of the earth. अब अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें, अर्थ की जो सरफेस है उसकी अगर मैं बात करूं, तो सरफेस के ऊपर सतह पे जो हमें फॉसिल्स मिलेगा उससे हमें ये पता चलता है कि वो ऑर्गेनिजम्स, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बस पिछले कुछ सालों में जिंदा था। एंड द फॉसिल्स ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड डीपर इनसाइड द अर्थ। तो दो तरीके से, एक फॉसिल ऐसा मिले हमें जो बहुत ज्यादा डीपेस्ट हो, डीप मिले सोइल में, और एक होता है जो सरफेस में मिले, मतलब 2 फीट गड्ढा खोदो और आपको मिल जाए, मतलब कि वो कुछ साल पहले ही क्या हुआ था, कुछ साल पहले ही इवोल्व या जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। अगर मैं इसकी बात करूं कि 2 फीट इनसाइड द है वो, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे वो 20 फीट अंदर से मिला, दैट मीन्स उतना टाइम फ्रेम हो गया कि सोइल बन रही है, उसके ऊपर एडिशन ऑफ सोइल हो जा रहा है, राइट, तो उसको लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो ये रिलेटिव मेथड है, बस हम गड्ढा खोदे और उससे हमें ये पता चले कि कितनी गहराई में वो ऑर्गेनिज्म की फॉसिल हमें मिलती है। अकॉर्डिंग टू डेट हमें ये पता चलेगा कि वो फॉसिल्स जो है जिस ऑर्गेनिज्म के हैं कितने पुराने हैं। क्लियर है? ओके। सेकेंड मेथड जो है दैट इज द कार्बन डेटिंग। सेकेंड मेथड जो है वो क्या है, कार्बन डेटिंग की है, राइट। कौन सी मेथड है? कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग मेथड की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कंटेन कार्बन एटम्स, दे आर वेट। अब यहाँ जो कार्बन एटम है दैट इज नॉट द नॉर्मल वन, इट्स C14 C14, और आप सब जानते हैं कार्बन 14 जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आपको एक कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एटम्स मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ जब ऑर्गेनिज्म डाई होता है, बिकॉज व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई इट्स कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी गोज डिक्रीजिंग। भाई ऑर्गेनिज्म डाई हो गया मतलब उसके सेल्यूलर फंक्शन क्या होंगे, सेल्यूलर फंक्शन काम करना छोड़ देंगे ना। अगर सेल्यूलर फंक्शन काम करना छोड़ दे, राइट, तो यहां मैं कह सकता हूं कि उसकी जो एक्टिविटी कार्बन 14 की वो धीरे 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 कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी कार्बन 14 की एक्टिविटी। समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी कम हो गई। नाउ इट इज इन दिस मेथड कंपैरिजन बिटवीन फॉसिल कार्बन 14 एंड टुडेज ऑर्गेनिज्म कार्बन 14 का किया जाता है। जैसे कि मुझे किसी हॉर्स का स्केलेटन मिला, फॉसिल मिला, तो उसका कार्बन 14 कितना है वो मैं चेक करूंगा। अब रियल लाइफ में आज के जमाने में टुडेज मार्केट, अभी टुडेज की बात करें, आज की बात करें, तो जो हॉर्स है उसके अंदर बॉडी में, लिविंग हॉर्स में कार्बन 14 कितना है, तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
अभी के जो हॉर्स का कार्बन 14 है उसमें से मैं फॉसिल्स कार्बन 14 जो मिला मुझे फॉसिल में से वो माइनस कर दूंगा। अब मेरे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट होगा, भाई टोटल इतना कार्बन लॉस्ट हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी की जो हॉर्स अभी है उसके पास 70 कार्बन 14 प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं। और जो मुझे फॉसिल मिला उसके अंदर मुझे 20 कार्बन फॉसिल मिला, माइनस किया, दैट मीन्स कितना कम मिला, 50 कम मिला, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि हर एक साल में 10 कार्बन 14 रिड्यूस होता है, एक साल में कितने कार्बन चले जाते हैं, 10, तो यहाँ पर कितने, 50, 50 डिवाइड बाई 10, 5 साल पुराना वो क्या है, 5 इयर्स पुराना क्या है वो हॉर्स है जिसका हमें फॉसिल मिला है। तो ये हो गए इस तरीके से दो मेथड किसकी, फॉसिल से हमें ये पता लगाने की, रिलेटिव मेथड, कार्बन डेटिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल्स कितना पुराना है और वो ऑर्गेनिज्म कितने पुराने साल से जिंदा था, जिंदा है, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया फॉसिल्स एविडेंस। चलो ये कुछ फॉसिल्स है, ट्री ट्रंक फॉसिल्स, फिश फॉसिल, निक्टिया फिश का फॉसिल मिला है, अमोनिट दैट इज इनवर्टिब्रेट है, ट्रिलोबाइट, trilobite that is also kind of invertebrate, and dinosaur skull राजासोरस बोलते हैं। तो ये फोसिल से हमें ये पता लगता है कि कितना पुराना है। तो ये हमने फोसिल्स के बारे में सीख लिया, एविडेंस, फोसिल एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th नंबर। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब हम किसकी बात करेंगे, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। So in this method, complex organisms and its organs developed from simpler organisms gradually over generation. एक के बाद एक जो जनरेशन आती है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, राइट, वैसे वैसे हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या फिर उसके ऑर्गन्स जो है वो सिंपलर में से डेवलप हुए हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से सिंपलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से हमें क्या लेके गए हम, कॉम्प्लेक्स, एकदम सिंपल सीधा सा ग्रोथ या ऑर्गेनिज्म, उसमें से हम कहां पहुंच गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ आई। इवोल्यूशन ऑफ आई की बात करते हैं। आंखों का इवोल्यूशन कैसे होगा, द आईज ऑफ प्लेनेरिया, यहाँ एग्जांपल लिया मैंने प्लेनेरिया, बहुत फेमस है प्लेनेरिया रिप्रोडक्शन, गूगल करके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फोटो भी आएगा। सो इवोल्यूशन बाय आई, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ आइज की बात करते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ आइज दैट इज फ्रॉम प्लेनेरिया, यहाँ पर मैंने रखा प्लेनेरिया। तो द आइज ऑफ प्लेनेरिया आर जस्ट आई स्पॉट्स टू डिटेक्ट लाइट। छोटे छोटे आई स्पॉट है, दो स्पॉट है, और वो क्या कर रहे हैं, लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। इट डेवलप्ड ग्रेजुअली इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन हायर रीजन्स। और ये स्पॉट, दो छोटे छोटे स्पॉट धीरे धीरे कंप्लीटली एक बड़ी सी आई बन गए। देखो ये प्लेनेरिया है, दिख रही है, ये आई स्पॉट था उसमें, और ये धीरे धीरे डेवलप होते होते अब क्या बन गई है, पूरी की पूरी आंख बन गई, आई बन गई। नंबर 2, इवोल्यूशन ऑफ फीदर्स। इवोल्यूशन ऑफ feather. Feathers were first developed in dinosaurs and used for protection from cold. ऐसा माना जाता है कि जो पंख है फीदर्स सबसे पहले डायनासोर में डेवलप हुए और डायनासोर ने उस फीदर को अपना प्रोटेक्शन करने के लिए यूज किया, लेकिन प्रोटेक्शन किससे, कोल्ड से, कोल्ड मतलब ठंडी। एंड फर्दरमोर लेटर बर्ड्स यूज्ड देम फॉर फ्लाइंग। आगे जाके बर्ड ने इसको उड़ने के लिए यूज किया। लेटर बर्ड्स यूज देम फॉर फ्लाइंग। देखो डायनासोर के पास फीदर आए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देम फ्रॉम कोल्ड, और धीरे धीरे बर्ड ने उसको उड़ने के लिए यूज किया। नंबर 3, इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमंस कल्टिवेटेड वाइल्ड केबेज। ह्यूमन ने वाइल्ड केबेज कल्टिवेट किया, ग्रो किए फॉर ओवर 2000 years,
2000 साल तक, एंड प्रोड्यूस डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट, और उसमें से धीरे 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 बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किया हमने बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल केबेज, बाय सिलेक्टिंग शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, दो लीव्स के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके बेसिस पे हमने केबेज को सिलेक्ट किया। देखो ये केबेज है सारी जो मैंने फोटोज रखी है, राइट। हमने स्टार्टिंग में वाइल्ड केबेज डेवलप की, उसमें से मैंने आपके सामने 5 डिफरेंट डिफरेंट केबेज की वेराइटीज रख दी। ये क्या है, 5 अलग अलग केबेज की वेराइटी है। कुछ आप जानते होंगे, ऑलमोस्ट सारे जानते हैं। तो ये क्या है, इवोल्यूशन है केबेज का, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में केबेज ग्रो होगी, ठीक है। एंड दैट इज ड्यू टू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से ये पॉसिबल है।